स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलती है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। एक ऐसी बीमारी जो खांसी से शुरू होती है लेकिन उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। एक ऐसी बीमारी जो आपके शरीर को पल पल पर तोड़ती रहती है और आपको उसका पता भी नहीं चलता। उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, आइए आज के शो में जानते हैं। जिसकी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक सुमन, एसोसिएट प्रोफेसर इन मंगलायतन हॉस्पिटल, एमडी इन काया चिकित्सक, जिनको 7 साल का मेडिकल फील्ड का अनुभव भी है। मैं इस शो के दौरान उनका स्वागत करना चाहूंगी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले हम टीबी के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है। कहीं ना कहीं लोग इससे अवगत नहीं होते, बताना नहीं चाहते एंड सोशल कॉजेज वगैरह की वजह से वो छुपा लेते हैं। तो टीबी क्या होती है और उसके किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस सामान्य भाषा में से हम तपेदिक का क्षय रोग भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है जो स्वाभाविक तरीके से फेफड़ों को ज़्यादा प्रभावित करता है। फेफड़ों के अलावा ये शरीर के अन्य अंगों में प्रभाव डालता है। बेसिकली ये एक बैक्टीरिया से फैलता है जिसे हम लोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। जो हवा के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यदि कोई भी संक्रमित व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो यदि वो छींकता है, खांसता है तो उसके हवा के माध्यम से ये दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है जी। और बात करें इसके सामान्य सिम्टम्स के बारे में, तो सिम्टम में जो सामान्य तौर पर जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं वो 2 से 3 सप्ताह तक किसी व्यक्ति को लगातार खांसी आ रही है, खांसी के साथ में उसको थकान हो रही है या उसका वजन कम हो रहा है, तो ये प्रारंभिक सिम्टम होते हैं। इससे आप पता लगा सकते हो कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया। सर अभी हम बात करना चाहेंगे उन गाँव के लोगों के लिए जो अक्सर टीबी को नहीं पहचान पाते। इसकी परफेक्ट जो सिम्टम्स होते हैं जिससे हम तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चांसेस हैं, ये सिम्टम्स देखकर हमें लग रहा है कि टीबी जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं और शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? आमतौर पर जब गाँव के लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं इसके, तो उसको सर्दी जुकाम से कोरिलेट कर लेते हैं। तो उनको पता ही लग पाता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, सर्दी जुकाम बुखार है। बिल्कुल। तो शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, इसमें अगर आपको लगातार 2 या 3 सप्ताह तक खांसी हो रही है, खांसी के साथ में वजन कम हो रहा है, और जो इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि खांसी के साथ में बलगम और उसके साथ में खून आ रहा है, ये स्पुटम में ब्लड आ रहा है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। शुरुआती दौर में इसमें पेशेंट को थकान भी होती है, तो उस थकान को क्या है वो नॉर्मल कमजोरी मान लेता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ता चला जाता है, 4 सप्ताह हो गया, महीना हो गया, धीरे धीरे थकान बढ़ती चली जाती है, तब हमें पता लगता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 2 या 3 सप्ताह तक लगातार खांसी हो रही है तो आपको निजी किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। एक टेस्ट तो एटलीस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन क्या टीबी सिर्फ लंग्स को डैमेज करता है या शरीर के बाकी हिस्सों को भी इससे नुकसान पहुंचता है? आमतौर पर टीबी 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक वो टीबी होता है जो केवल फेफड़ों को प्रभावित करता है, जैसे मेडिकल टर्म में हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। इसके अलावा शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है, जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। इसके अंदर फेफड़ों के अलावा ये रीढ़ की हड्डी में हो सकता है, पेट में हो सकता है, किडनी में हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि फेफड़े के अलावा भी शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। और उनसे साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहले साइड इफेक्ट तो मैडम ये होता है कि उनका जो वेट लॉस होता है पेशेंट का, वो आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट को नाइट स्वेटिंग हो सकती है और उसको सीवियर एक्जर्शन, थकान बहुत उसको महसूस होती है। थोड़ा भी काम करेगा चलेगा तो उसको बहुत जल्दी थकान उसको महसूस होती है और उसको शाम के टाइम बुखार भी आ सकता है। हमने टीबी की इलाज के बारे में जाना है। एक तो इसका इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है और क्या ये फिर इलाज के दौरान ठीक होता है, नहीं होता है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स हार मान लेते हैं। तो टीबी का एक्चुअल इलाज जो होता है वो कितने लंबे समय तक चलता है और क्या कोई गारंटी है कि उसके बाद जो पेशेंट है वो ठीक हो पाएगा या नहीं, और इसके दौरान उसको किस तरह की परहेज भी करनी चाहिए वो भी बताएं। टीबी का आज 20वीं सेंचुरी में हम जी रहे हैं, तो आज तो उसका पूरी तरह इलाज हमारे पास उपलब्ध होता है। टीबी का जो इलाज है वो दवाइयों का एक पूरा कोर्स चलता है। सामान्य रूप से कोर्स 6 महीना हो सकता है, 9 महीना या 12 महीने का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो डिजीज है वो कितना फैला हुआ है आपके शरीर में। नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है वो 6 महीने का होता है और 9 महीने का 12 मंथ का हो सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति को टीबी हो गया या संक्रमित वो हो चुका है तो उसको आवश्यक है कि किसी भी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज ले ले। 6 महीने में आराम से वो कवर हो जाता है।
यदि वो नहीं लेता है मेडिसिन, 6 महीने में नहीं ले पाएगा, उसने बीच में मेडिसिन छोड़ दिया है, तो उससे होता है कि बीमारी वापस आपके शरीर में आ सकती है ना, उसके कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाते हैं। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट ने दवाई छोड़ दिया है, वापस से स्टार्ट कर रहा है, तो जो मेडिसिन होती है वो हमारे शरीर में रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। उसके और कॉम्प्लिकेशन होते हैं और उनका जो इलाज होता है और महंगा होता जा रहा है। बिल्कुल। एग्जाम्पल मैं फास्ट फूड की बात करूँ, हर व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वहीं अगर किसी को एकदम से बीमारी हो जाए और डॉक्टर बोले कि आपको ये सब नहीं खाना है, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है। 1 दिन छोड़ेगा, 2 दिन छोड़ेगा, 3 दिन छोड़ेगा, फिर उसको खाने का मन कर जाता है। ऐसे में 6 महीने जैसे आपने बताया इसका इलाज चलता है, या लगभग 1 साल तक भी चलता है। उस दौरान परहेज करना बड़ा मुश्किल और टिपिकल फेज हो जाता है। ऐसे में आप उन पेशेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगे और किस तरह से वो अपनी डाइट को बैलेंस करें, ताकि अगर कभी कभार उनका मन है तो वो क्या खा सकते हैं या नहीं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आपके पास चल रहा है, या कोई भी पेशेंट जो टीबी का इलाज ले रहा है, तो सबसे बड़ी गलती वो करता है कि बीच में उसको थोड़ा आराम मिलता है तो वो छोड़ देता है। हाँ। या फिर क्या करता है कि कभी मेडिसिन लिया कभी नहीं लिया, क्योंकि उसको आराम लगने लग गया। हाँ। तो ऐसा कभी गलती कभी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि पेशेंट उसको छोड़ देता है। उससे होता क्या है कि जो बीमारी होती है उससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती है, और जो मेडिसिन होती है हमारे शरीर में रेजिस्टेंस कर जाती है। तो इसलिए पेशेंट को पूरा जो कोर्स जो भी डॉक्टर ने बताया 6 महीने का, वो 9 महीने का, 12 महीने का, उसको पूरा करना चाहिए। और इसके साथ में जो अपनी डाइट की आपने बात करी, वो तो आपको ध्यान रखना ही होता है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो मेडिसिन हम लोग चलाते हैं उनका डोज हाई होता है। तो जो दवाई लेने के बाद जो शरीर में गर्मी जो होती है, उससे बचने के लिए हम पेशेंट को क्या है, वेट लॉस भी होता है। तो वेट गेन करवाने के लिए हो सकता है आप उसको काजू का पाउडर दे दो या काजू खिलाइए। कभी कभी कुछ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं कि उसको मीट या मांस, फिश वगैरह भी एडवाइस करते हैं, ताकि जो वेट लॉस हुआ है वो पूरी तरह से उसको गेन कर। यदि पेशेंट उसको नहीं ले पा रहा तो काजू ले सकते हो, मुनक्का ले सकते हो, अंजीर ले सकते हैं, आप दूध के साथ हल्दी डाल के ले सकते हो। ये प्राइमरी उसको आप कंटिन्यू करवा सकते हो, जिससे उसका जो वेट लॉस हुआ है वो वापस नॉर्मल हो जाए। वाकई में। और इसमें वो फास्ट फूड वगैरह का कितना रोल रहता है, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? फास्ट फूड तो मैम इसे पूरी तरह में अवॉइड ही करना चाहिए। फास्ट फूड का तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यदि आप कोई भी अभी आप नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहे हैं, तो जितने भी आपके डब्बा बंद खाना हो गया, पैक्ड फूड हो गया, मार्केट कोई फूड हो गया, उसको पूरी तरह अवॉइड कीजिए। क्योंकि सारे जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया या स्ट्रीट फूड हो गया, तीनों प्रकार के फूड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। सारा केमिकलाइज होता है, सल्फाइड होता है, कार्बन होता है, तो बॉडी को वो पूरा हार्मफुल होता है। इसलिए फास्ट फूड तो उस पेशेंट को मना ही कीजिए। उसको बोले जितना ज़्यादा मिल्क का इंटेक कर सकता है उतना कर लीजिए। ओके। अच्छा, टीबी जैसी बीमारी में कौन सी चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? जैसे एक फास्ट फूड का तो एक अलग आइटम हो गया, इसके अलावा क्या ऐसी और भी चीज़ें होती हैं जिससे टीबी और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो पेशेंट को उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए? जैसे कोई वेजिटेबल हो गई या और चीज़ हो गई। वेजिटेबल्स तो नॉर्मल आप ले सकते हैं, लेकिन फास्ट फूड में टमाटो सॉस को जरूर मना करता हूँ। टमाटो सॉस ना लें आप, वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा जो आपके चिप्स पर अगर मार्केट में आते हैं उनको ज़रा बंद कर दीजिए। और जो भी जो फूड है जिससे आपको पता लग रहा है कि आपको शरीर में गर्मी पैदा हो रही है, वो ना लें। ठंडा खाना लीजिए, ठंडे शीतल अन्न ले सकते हैं। गर्मी वाले जो उनको, क्योंकि मेडिसिन आप इतना ले रहे हो तो उससे गर्मी शरीर में हो जाती है, तो वो सबसाइड करने के लिए हम बोलते हैं काजू या दूध या हल्दी डाल के ले सकते हैं। जी सर, वहीं अब बात करते हैं, सरकार जो है हर बीमारी के लिए कभी कोई स्कीम चलाती है, कभी लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करती रहती है। वहीं टीबी जैसी बीमारी के लिए सरकार की क्या सुविधाएं हैं? क्या वो कोई फ्री इलाज दे रही है पेशेंट्स को, या फिर वो कोई स्कीम ऐसी चला रही है जिससे आज लोग जानकार नहीं है वो जानकार हो सके, अवगत हो सके? आज टीबी के इलाज के लिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं आपको दे दी है। किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, सबसे पहले गवर्नमेंट ने आपको स्वास्थ्य जांच के लिए निःशुल्क जांच करवा रखी है, और इसकी मेडिसिन भी आपको निःशुल्क मिलता है, ताकि पेशेंट को खर्चा ना आए। इसके अलावा अभी पिछले साल से भारत सरकार ने एक मुहिम स्टार्ट की थी निश्चय पोषण योजना के अंदर। उसमें होता है कि वो गवर्नमेंट आपको 1000 रुपये पे करती है, वो आप अपनी डाइट में अपनी मेडिसिन में लगा सकते हैं। इसी के साथ में जो नेशनल प्रोग्राम है उसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो डॉट सप्लाई करवाती है। वो ऐसी मेडिसिन उसके अंदर होती है जो आप निःशुल्क मिलता है, वहाँ पेशेंट जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, और किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर उन दवाइयों को आप आराम से ले सकते हैं। अच्छा, इसी दौरान हमने निश्चय मित्र योजना भी सुनी है, क्या आप हमारे श्रोताओं को उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? उस योजना में ये है कि गवर्नमेंट आपको 1000 और 500 से लेकर 1000 तक गवर्नमेंट आपको पे करती है। उस पर वो इसलिए दिया जा रहा है कि जिन भी व्यक्तियों को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, वो अपना स्वास्थ्य के लिए वो जो पे उनको किया गया है, वो अपने स्वास्थ्य के लिए जो भी उसको मूलभूत आवश्यकता होती है, डाइट वगैरह, वो अपनी ले सकता है।
और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो उसके खर्चे होते हैं, जैसे जो मेडिसिन आपको मार्केट में दूसरी बीमारी के लिए मिलती है वो यहाँ पे निःशुल्क है, तो वो अपने उस खर्चे में भी इंक्लूड कर सकता है, जिसको उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ओके सर, जैसे आपका डेजिग्नेशन भी रहा है, आप काया चिकित्सक में एमडी हैं, तो अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो टीबी को कैसे खत्म किया जा सकता है और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या हम इंटेक कर सकते हैं? जहाँ तक बात है मैम आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी पड़ती है कि पेशेंट की इम्यूनिटी, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपकी इम्यूनिटी बहुत बड़ा प्ले रोल अदा करती है। तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, यहाँ तक जो उसकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको डेवलप करने में आयुर्वेद सबसे बड़ा हाथ होता है। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो आप पेशेंट को दे सकते हो, जैसे अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, गिले हो गया, इसके अलावा हल्दी का प्रयोग करवा सकते हो। तो इससे होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होती है, जितनी इम्यूनिटी डेवलप होगी उतना ही जो बॉडी है वो डिफेंस करती है माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो आयुर्वेद ने इतने सारी मेडिसिन बता रखी। इसके अलावा आयुर्वेद आपको प्राणायाम भी करवाता है, प्राणायाम भी करवाता है। उसके अंदर आप कपालभाति कर सकते हो, भस्त्रिका कर सकते हो, जो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है लंग्स की उसको इम्प्रूव करता है। जो पेशेंट को दिक्कत आती है सांस लेने में, वो उससे धीरे धीरे प्राणायाम करने से वो भी चली जाती है। तो आयुर्वेद आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है, प्राणायाम भी करवाता है, और आपकी जो दिनचर्या है कि आपको खाना है क्या नहीं खाना, इन सबसे उस पेशेंट की इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं। ये बहुत कारगर साबित होती है ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में। ओके सर, अगर किसी व्यक्ति को घर में ट्यूबरकुलोसिस हो गया है लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स को नहीं है, तो उनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए? ट्यूबरकुलोसिस को सबसे पहले किसी भी संक्रमित व्यक्ति को हो गया है मैम, तो घर में सबसे बढ़िया थोड़ी बहुत सावधानियां रखकर हम सबको बचा सकते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को जो भी ट्यूबरकुलोसिस संक्रमित हो गया है उसमें उसको बोलो कि उसको मास्क लगाए, या फिर उसको बोले रुमाल रख ले, और साथ में जो घर का एनवायरमेंटल प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हवा के माध्यम से फैलता है। इसलिए आपको चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, और जो भी रोगी है उसके बर्तनों को, उसके कपड़ों को थोड़ा अलग रखें और प्रॉपर वेंटिलेशन रखें, जिससे हम उसके साथ साथ सभी को बचा सकें। सर, ऐसी सिचुएशन में अक्सर क्या देखा गया है कि जो पेशेंट होता है उसको बहुत अकेलापन फील होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स ही उसको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके मेंटल पीस को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे उसको डिस्टर्ब होने से बचाया जाए? देखिए, ये हम स्टार्टिंग सुनते भी आते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उसकी तरफ देखना नहीं, उस तरफ जाना नहीं, उससे बात नहीं करना, ये सब भ्रांतियां हैं, इसको नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा टाइम उसका आइसोलेशन पेशेंट रखे ताकि वो भी स्वस्थ रहे, आप भी रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उसका आइसोलेशन कर दिया, उससे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जो भी हवा के द्वारा फैलने वाले जो माध्यम है, जो मैंने आपको बताया, बस आपको वो नहीं करने, उससे आराम से बात कर सकते, उसका बैठे, उसके आप प्रॉपर काउंसलिंग करें, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका मनोबल बढ़ेगा वो मनोबल आपके घर वाले बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक जितना उसको मनोबल बढ़ेगा उतना ज़्यादा पेशेंट डेवलप कर पाएगा। जो हमने इम्यूनिटी की बात करी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसको हो गया है तो उसको आप ध्यान नहीं दे रहे कि उसको बिल्कुल अलग कर दिया है, ऐसा कभी नहीं करना। साथ में बैठें, उससे बात करें, उसको मनोबल को बढ़ाओ, क्योंकि दवाइयाँ अपने लिए काम कर रही है और उसका जो मनोबल आप दोगे वो लगे काम करेगी, वो ज़्यादा काम करेगी। सर, जैसे हमने अभी अकेलेपन की बात करी, वहीं बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि इस डर से बताना ही नहीं चाहते, तो ऐसे में आप उसको क्या कहना चाहोगे और क्या सलाह देना चाहोगे? इसमें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप बताना चाहते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति को जो संक्रमित हो चुका है तो सबसे पहले उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ भी हो सके पॉसिबल जो भी डॉक्टर्स के आसपास है वहाँ जाकर जाँच करवाएं, क्योंकि जागरूकता ही इस ट्यूबरकुलोसिस को बचा सकती है। तो सबसे पहले जागरूक रहें, इसका डायग्नोसिस बनवाएं जल्दी जाके, और जितना जल्दी इसका इलाज स्टार्ट होगा उतनी जल्दी जाके आपकी बीमारी क्योर हो सकती है। तो डरने की जरूरत नहीं, छुपाने की जरूरत नहीं, आपको आवश्यकता है उसके बारे में जानें, समझें, और प्रॉपर तरीके जितना भी इसका इलाज चलता हो, चाहे 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, प्रॉपरली इसका इलाज लें ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकें। बिल्कुल सर, वहीं एक आखिरी सवाल से मैं शो को विराम देना चाहूँगी कि जो गाँव के लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे टीबी के बचाव के लिए और समय पर इलाज के लिए? गाँव के लोग मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी सरकार आपको प्रोग्राम के बारे में बताती है, राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के बारे में जो बताया जा रहा है उसको जानने की आवश्यकता है आपको, और साथ में इसके जागरूक होने की बहुत आवश्यकता होती है आपको, कि सबसे पहले इसके निदान है उसको जानें, सिम्टम्स को पहचानें। ऐसा नहीं कि आपको 2-3 महीने से खांसी हो रही है तो आपको पता नहीं है, उसको आप सर्दी जुकाम नहीं मानें, तो अपने बारे में जानें, सिम्टम्स को पहचानें, जागरूक रहें और नज़दीकी डॉक्टर से उसके बारे में बात करें। डरने की जरूरत नहीं, छुपाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको आप छुपोगे, डरवाओगे, उससे आपकी बीमारी गंभीर रूप ले लेगी, फिर आगे जाके दिक्कत कर सकती है। तो स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से इसके बारे में जानें, समझें और आगे बढ़ें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा संदेश दिया सर। डॉक्टर दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो नारद से जुड़ने के लिए और सेहत सही लाभ के इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
इसी के साथ दोस्तों अब मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, लेकिन जाने से पहले यही कहना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर दीपक ने कहा कि इलाज समय पर करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जानना ज़रूरी है कि आपकी को क्या बीमारी हुई है और उसका इलाज ज़रूरी है, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे और अपने परिवार वालों को भी स्वस्थ देख पाएंगे। अभी मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय को लेकर ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे अजय याशी को दीजिए इजाज़त और नमस्कार।